गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मुर्गी पालन की पिंजरा विधि के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पिंजरा विधि के लाभ और हानियों के बारे में चर्चा की थी। आज हमारी जो आधुनिक विधि है, सेकंड जो विधि है वह है डीप लीटर विधि। डीप लीटर विधि। देखिए, आजकल मुर्गी पालन में इसी विधि का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिंजरा विधि के अंदर मुर्गियों को एक पिंजरे के अंदर, अर्थात एक पिंजरे के अंदर अगर 10 की संख्या है तो मुर्गियों को 10 को बिठा दिया जाता है। लेकिन हमने जब इनकी हानियां पढ़ी तो हमने ये पढ़ा कि जब मुर्गियां एक पिंजरे में बार बार रहती है तो उनमें सामान्यतः तनाव या लकवा जैसी बीमारियां हो जाती है। और पिंजरा जो विधि है वह एक तरीके से छोटे पैमाने पर जो मुर्गी पालन करते हैं उनके लिए सही विधि है। लेकिन जो व्यक्ति, जो व्यापारी बड़े पैमाने पर अगर मुर्गी पालन करना चाहता है तो उसे डीप लीटर विधि का उपयोग करना पड़ता है। देखिए, डीप लीटर विधि सबसे आधुनिक विधि मानी जाती है और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मुर्गी को कितनी जगह की आवश्यकता होती है। एक ये माना जाता है कि मुर्गी को 9 वर्ग मीटर अर्थात 3x3 का एक स्पेस मिलना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात आती है कि मुर्गी पालन के अंदर कि मुर्गियों का जो अपशिष्ट पदार्थ बीट होता है वो बार बार जमीन पे गिरता है। अब दिक्कत क्या होती है कि इनकी सफाई करना संभव नहीं होता। पिंजरा विधि में तो क्या था कि इनकी सफाई करना संभव नहीं होता और इससे क्या होता है, कई बीमारियां हो सकती है। जबकि डीप लीटर विधि में इस समस्या का हल ढूंढा गया। अपन यहाँ पर एक लीटर वर्ड पढ़ रहे हैं, ये लीटर वर्ड ही इस समस्या का हल है। होता क्या है कि डीप लीटर विधि में जिस कक्ष में मुर्गी पालन किया जाता है, अर्थात जिस कक्ष में मुर्गी पालन करना है वहां के फर्श पर 6 इंच मोटी, ध्यान रखिएगा, फर्श पर क्या करना है, 6 इंच मोटी भूसे की या लकड़ी के बुरादे की, क्या की जाती है, एक परत बिछाई जाती है। अर्थात यहाँ पर एक लकड़ी के बुरादे की या भूसे की परत बिछाई जाती है। अब इसका फायदा क्या है, जो भी मुर्गी मल या अपशिष्ट पदार्थ त्यागेगी उससे ये भूसा या लकड़ी का बुरादा क्या करेगा, सोख लेगा। अब सोखने का मतलब क्या है कि इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा, दुर्गंध नहीं आएगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, बार बार सफाई की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात श्रम की भी क्या होगी, कमी होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर ये भूसा ना बिछा जाए तो बार बार इस कक्ष की सफाई करनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। इसीलिए क्या है कि इसमें 6 इंच मोटी लकड़ी के भूसे की या फिर लकड़ी के बुरादे की या भूसे की एक परत बिछाई जाती है। अब जो ये परत होती है ये क्रम में होती है, अर्थात पहली परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत, अर्थात एक परत के रूप में इनको क्या किया जाता है, डीप लीटर विधि को बिछाया जाता है। अब जो ये भूसे की परत है या लकड़ी के बुरादे की परत है, इसी को सामान्य भाषा में लीटर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसी को लीटर कहते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि लीटर क्या है। तो लीटर का शाब्दिक अर्थ क्या है कि लकड़ी के बुरादे की या भूसे की जो परत होती है उन परतों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अपन लीटर कहते हैं। अर्थात ये जितनी भी परतें हैं ये सभी लीटर कहलाती है। अब देखिए, इन परत का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जितना भी अपशिष्ट बीट है वो क्या होता है, ये सोख लेता है। जो भी तरल पदार्थ है और बीट है ये उसके अंदर सोख लेती है। अब
जो इसका उपयोग कर रहे हैं वो क्या करते हैं, बार बार इस परत को परिवर्तित करते रहते हैं। अर्थात जो ये परतें हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, अर्थात मान लीजिए 5 परत है, तो जो भी इसका व्यापार कर रहा है मुर्गी पालन का, वो क्या करेगा, इन परतों को बार बार चेंज करता रहता है। अर्थात एक परत आज जो 1 नंबर पे है, कल 5 नंबर है, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। अर्थात लकड़ी के जो भूसों की जो लकड़ी के बुरादे की परत है, उसको बार बार ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि क्या हो, वो एक ही जगह अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा नहीं हो, सभी जगह अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होता रहे। और यह प्रक्रिया कम से कम 5 से 6 महीने तक चलाई जाती है। अर्थात एक ही लीटर को, अर्थात एक ही जो लकड़ी का भूसा, लकड़ी का बुरादा या भूसा है, जो भी उसको 5 से 6 महीने तक भूसे को कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं, और लास्ट में इसी भूसे की जो परत है या लकड़ी के बुरादे की जो परत है, उसको खाद के रूप में खेतों में उपयोग लिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, मुर्गी पालन की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अपशिष्ट पदार्थ, उसको लीटर तरीके से, जिसको हमने लीटर कहा है, उससे क्या किया जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है। अब सेकंड जो सबसे बड़ी समस्या आती है, अगर किसी परत में बहुत ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाए, तो उस परत को क्या कर देते, परिवर्तित कर देते। तो डीप लीटर विधि में क्या है कि मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं कि डीप लीटर विधि में भूसे की या लकड़ी के बुरादे की परत बिछाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं। यह 6 इंच मोटी परत होती है, और यह सीक्वेंस में बिछाई जाती है, अर्थात एक परत, उसके नीचे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर 5वीं परत होती है। अब मुर्गी जो भी अपना मलमूत्र है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो इन पे त्यागेगी, और प्रतिदिन एक व्यक्ति इन जो परत है, इसको क्या करेगा, ऊपर नीचे करता रहता है, ताकि एक ही जगह गंदगी नहीं इकट्ठी हो। इस लीटर की परत के 2 फायदे हैं, एक तो उस कमरे में दुर्गंध नहीं आती, और दूसरे श्रम की कमी होती है, अर्थात एक ही आदमी क्या करता है, सारा कार्य कर सकता है। अब जो भी हो गया, और जैसे ही 6 महीने होंगे, उसके बाद इस पूरी परत को हटा के खेतों में खाद के रूप में उपयोग लिया जा सकता है। और अगर कोई परत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है, अर्थात दुर्गंध मार रही है, तो फिर क्या है, उस परत को क्या है, उसी समय हटा दिया जाता है। अब सबसे बड़ी डीप लीटर विधि की विशेषताएं क्या है, अब मैं बताता हूं। देखिए, अपन ने लीटर समझ लिया, अब आता है डीप लीटर विधि। देखिए, पिंजरा विधि में जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि पिंजरों के अंदर मुर्गियों को एक निश्चित स्थान दे दिया जाता है। जैसे एक पिंजरे के अंदर, सपोज दैट ये एक पिंजरा है, अब इस पिंजरे के अंदर 10 मुर्गियों की ही जगह है, तो 10 मुर्गियों को रख दिया। अब 10 मुर्गियों को रखने का नुकसान क्या होगा कि उसमें 10 मुर्गियां जब एक साथ रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर मुर्गियां हिल भी नहीं सकती, अर्थात सभी मुर्गियां एक दूसरे के पास ही स्थित होती है। अब जब वो पास स्थित है, तो एक दूसरे से हिल ही नहीं सकती है, तो उसमें कैनाबालिज्म रोग होता है, जो मैंने बताया था, जिसमें मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारती रहती है, या फिर क्या होगा, उनमें तनाव हो सकता है, या फिर उनमें लकवा हो सकता है। इसी चीज को ध्यान रख के डीप लीटर विधि का निर्माण किया गया। इसमें यह कहा जाता है कि 3x3 वर्ग मीटर की जितनी आवश्यकता है एक मुर्गी को रहने के लिए, उतनी क्या है, उसको स्थान उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात एक कमरे में ये ध्यान रखा जाता है कि अगर उस कमरे के अंदर 5 मुर्गियां हैं, तो मुर्गियां रह रही है वो तो स्थान है, उसके अलावा उसके चलने फिरने के लिए भी स्थान उपलब्ध कराया जाता है। तो डीप लीटर विधि की सेकंड विशेषता क्या है कि जहां मुर्गियों का पालन किया जा रहा है, वहां पर 3x3 वर्ग मीटर का एक कमरा होता है, और उसका इस बात का ध्यान रखा जाता है 3x3 का, कि मुर्गियों को चलने के लिए स्थान मिलना चाहिए। अब देखिए, जब मुर्गियां कंटिन्यू हलचल करेगी, अर्थात चलेगी, तो उनमें क्या होगा, तनाव भी नहीं होगा। अब देखिए, सेकंड क्या विशेषता होती है इसकी सबसे बड़ी, एक तो मुर्गियों को चलने के लिए भी स्थान इसमें उपलब्ध कराया गया है। सेकंड इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही मुर्गियों को रखा जा रहा है। अर्थात एक कमरे में अगर 5 मुर्गियां रह सकती है, तो 5 मुर्गियों को ही रखा जाएगा, छठी को उसमें प्रवेश नहीं कराया जाएगा। और एक निश्चित समय के पश्चात प्रत्येक मुर्गी की जांच भी की जाएगी, अर्थात उनकी कोई बीमारी तो नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो बड़े पैमाने पर जो मुर्गी पालन करते हैं, वह डीप लीटर विधि का उपयोग करते हैं, और डीप लीटर विधि के द्वारा ही मुर्गियों का पालन किया जाता है। अब पिंजरा विधि और डीप लीटर विधि की दोनों की तुलना करूं, तो अगर मुझे छोटे जो व्यापारी होते हैं, वो पिंजरा विधि का उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां क्या होता है, कम स्थानों पर ही अधिक मुर्गियों को रखा जा सकता है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन करते हैं, वो डीप लीटर विधि करते हैं। अब देखिए,
चूंकि यहाँ कमरा है, अब कमरे के अंदर मुर्गी पालन किया जा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन कमरों में मुर्गियों को, हम जानते हैं कि गर्मियां सहन नहीं होती, ज्यादा गर्मी होती है, वो तनावग्रस्त हो जाती है, तो इन कमरों में कूलर लगा के या वेंटिलेशन लगा के या फिर किसी प्रकार के कृत्रिम तरीके से ऐसी व्यवस्था की जाती है कि मुर्गियों को ज्यादा गर्मी ना लगे। अर्थात इस प्रकार का कमरे का निर्माण किया जाता है कि उसमें ताजी हवा समय समय पर आ सके, और उसमें अगर ताजी हवा नहीं आ रही है तो किसी प्रकार से कृत्रिम साधन जैसे पंखे कह सकते हैं या कूलर लगा के वहां पर व्यवस्था की जाती है, ताकि क्या हो, ताकि वहां पर मुर्गियां जो रह रही है उनमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हो। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है कि मुर्गियों को जितना दाने की आवश्यकता है उसको उतना ही दाना उपलब्ध कराया जाता है। डीप लिटर विधि का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुर्गियों को भोजन ताजा और प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का भोजन उनको उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही उनको पानी जो है स्वच्छ उपलब्ध कराया जाता है। तो डीप लिटर विधि हमारी जो सेकंड विधि है वो क्या होती है, अब पूर्ण होती है। तो हमने मुर्गी पालन की दो विधियों को पढ़ा, पहला है पिंजरा विधि, सेकंड है डीप लिटर विधि। तो हमारा जो प्रश्न आया वो अभी तक ऐसा है कि मुर्गी पालन की विधियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो हमारी दो विधियां हैं, पिंजरा विधि और डीप लिटर विधि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हो रहा है वह है उष्मायन, उष्मायन व स्फुटन। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ है वह है उष्मायन व स्फुटन। देखिए, उष्मायन का अर्थ क्या है कि जब मुर्गी अंडा देती है निषेचन के पश्चात, अर्थात मुर्गी के अंडे के अंदर जो बिंब है उसमें नर अपना शुक्राणु अर्थात वीर्य जब शुक्राणु उसमें त्यागता है तो उससे क्या होता है, आगे निषेचन के पश्चात उसमें टोटल उष्मायन द्वारा चूजे का निर्माण होता है। अब देखिए, इसमें दो प्रक्रिया है, पहला है उष्मायन, सेकंड है स्फुटन। उष्मायन का मतलब क्या है कि मुर्गी उस अंडे को हीटिंग देती है, अर्थात गर्मी देती है। अर्थात जो मुर्गी का अंडा है, मुर्गी क्या करती है, बार बार उसको स्थिति चेंज करती रहती है, अर्थात उस अंडे को धीरे धीरे घुमाते घुमाते, बार बार उसकी स्थिति घुमाते घुमाते अंडे को हीटिंग देती है उष्मायन। अब हम जानते हैं कि छोटे स्तर पर कहें तो मुर्गी एक समय में 6 से 8 अंडों को उष्मायन दे सकती है। अब जब वो उष्मायन हीटिंग देगी तो उसके 20वें दिन, ध्यान रखिएगा 20वें दिन के पश्चात, 20 दिन पश्चात उसमें से क्या निकलेगा, चूजा निकलता है, उसमें से चूजा निकलता है। अब देखिए होता क्या है, जब निषेचन के पश्चात उस अंडे को 20 दिन तक कंटिन्यू हीटिंग दी जाती है तो उस अंडे का क्या होता है, स्फुटन होता है, अर्थात वो टूटता है और उनमें से क्या होता है, चूजा बाहर निकलता है। अब देखिए होता क्या है कि छोटे पैमाने पर जब जहां मुर्गी पालन होता है, अगर मैं पिंजरा विधि की बात करूं तो वहां पर तो क्या होता है कि छोटे स्तर पर तो क्या होता है कि मुर्गियां खुद ही उस अंडे पे बैठ जाती है और क्रम से उसको हिलाती रहती है प्रत्येक अंडे को, और उसको 20 दिन बाद हीटिंग मिलती है। लेकिन जहां बड़े स्तर पर व्यापार है, अब बड़े स्तर पर जब व्यापार करता है तो क्या होता है, उष्मायन में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब मुर्गी उस अंडे पर बैठती है तो कई बार क्या होता है, अंडा टूट भी सकता है, पहली चीज। दूसरी, हो सकता है उस सभी अंडों से बच्चे निकले, ये भी जरूरी नहीं है। तीसरा, हो सकता है निषेचन के पश्चात अंडा खराब भी हो गया और वो पता ही नहीं चल रहा है। अब कहने का मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है और उसमें क्या होता है कि 20 दिन बाद पता लगता है कि वो अंडा सड़ गया था और वो उसमें से चूजा नहीं निकल रहा है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आजकल कृत्रिम उष्मायन तरीके अपनाए जाते हैं। कृत्रिम उष्मायन का मतलब है कि डीप लिटर विधि जहां पर उपयोग ली जाती है वहां पर कृत्रिम उष्मायन उपयोग में लाए जाते हैं। अब कृत्रिम उष्मायन का जो मुख्य होता है उद्देश्य वह क्या होता है
कि एक ही स्थान पर एक से अधिक अंडों को एक साथ उष्मायन करना, इसीलिए एक उपकरण होता है उष्मायित्र, इंक्यूबेटर कहते हैं जिसको, इंक्यूबेटर या उष्मायित्र कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। अब उष्मायित्र या इंक्यूबेटर का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, जैसे ही मुर्गी अंडा देती है, एक आदमी उस अंडे को ले जाकर इंक्यूबेटर में डाल देता है। अब इंक्यूबेटर में क्या होता है, इस प्रकार की कटोरी नुमा संरचना होती है, वो बार बार राउंडेड घूमते इस प्रकार घूमती है कि अंडे की स्थिति बार बार चेंज होती रहती है। अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इस इंक्यूबेटर को या उष्मायित्र को आवश्यकता अनुसार इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। जैसे सपोज दैट मुर्गी के अंडे को मान एक नॉर्मल कहें तो 37.2 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है। अब क्या होता है कि इस उष्मायित्र के अंदर सिस्टम होता है कि 0 से लेकर 100 डिग्री तक जो भी टेम्परेचर चाहिए उसको अनुसार घुमाया जा सकता है। अर्थात उस कक्ष का जो टेम्परेचर है, उष्मायित्र का जो तापमान है, वो क्या 37.2 रखा जा सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इस उष्मायित्र में आजकल तो 500, 1000, 2000 अंडों के भी उष्मायित्र आते हैं। अर्थात इस उष्मायित्र में जितनी आवश्यकता है उतने अंडों को रखा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, अब देसी तरीके में तो क्या होता है, मुर्गी उस अंडे पर ही बैठी रहती है और 20 दिन तक उसको हीटिंग देती है। 20 दिन तक हीटिंग देने के बाद उससे चूजा निकलता है। अब 20 दिन तक उसकी डेली मुर्गी उस अंडे पर बैठती है और उसकी निगरानी करनी पड़ती है, ये संभव नहीं है। तो क्या होता है, इंक्यूबेटर कक्ष का उपयोग किया जाता है। उष्मायित्र या इंक्यूबेटर कक्ष में क्या होता है, मुर्गी ने जैसे अंडा दिया उस अंडे को लेकर उस कक्ष में रख देते हैं। अर्थात एक उपकरण है, आपने ओवन देखा होगा, सेम ओवन की तरह ये एक उपकरण होता है। ओवन में अपन कोई चीज सेकते हैं, अपन देखते हैं टेम्परेचर में वो गर्म हो जाती है, वैसे ही ये इंक्यूबेटर उष्मायित्र कक्ष होता है, जिसमें क्या होता है कि ओवन का आकार का ही होता है और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को गर्म किया जा सकता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें एक साथ 300 से 500, 1000, 2000 अंडों को हीटिंग किया जा सकता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, एक ही आदमी सभी अंडों का एक ही स्थान पर बैठकर उसको हीटिंग भी देख सकता है और उसकी निगरानी भी कर सकता है। अगर कोई कमी भी रह जावे तो क्या करेगा, वो इसको देख सकता है, नहीं तो क्या होगा, उसे पर मुर्गी के पास जाना पड़ता है। अब इस कक्ष की क्या विशेषता होती है कि ये इस प्रकार का एक कक्ष होता है, ये इस प्रकार का एक कक्ष होता है। अब इस कक्ष में क्या होता है, अब देखिए ये एक कक्ष होता है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बल्ब लगे रहते हैं। अब इस बल्ब से क्या होता है कि इस कमरे में रोशनी आती रहती है। इस बल्ब से क्या होता है, इस कमरे में क्या होती है, रोशनी आती रहती है। अर्थात उस कमरे के अंदर जो भी हलचल हो रही है, अर्थात अंडे को अगर देखना है तो बल्ब को चालू किया और उसमें क्या होती है, रोशनी आ जाती है और उसकी जो भी अंदर की जो स्थिति है वो क्या होती है, देखी जा सकती है। अब मैं इस कक्ष के थोड़ा बाहर की ओर बताऊं तो इस कक्ष के बाहर की ओर जो दरवाजा होता है, जो बाहर की ओर जो ढक्कनुमा भाग होता है, उसमें क्या होता है, बीच में एक खिड़की होती है। बीच में क्या होती है, खिड़की होती है। इस मतलब खिड़की की सहायता से, अर्थात जो कांच की खिड़की है, इसकी सहायता से क्या होता है, वह व्यक्ति अंदर देख सकता है कि अंडों में क्या स्थिति हो रही है, अंडे हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे, और उनको क्या है, टेम्परेचर सही है कि नहीं है, वो इस स्थिति को देख सकता है। अब इसमें इस उष्मायित्र कक्ष में ऊपर की ओर एक टेम्परेचर बटन होता है। ऊपर की ओर एक क्या होता है, टेम्परेचर बटन होता है। अर्थात तापमान को नियंत्रित करने का बटन होता है। अर्थात जितना टेम्परेचर चाहिए उन्हें क्या है, आवश्यकता अनुसार घुमाकर परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात टेम्परेचर अगर 37 डिग्री चाहिए तो 37 डिग्री बनाया जा सकता है, 38 डिग्री चाहिए तो 38 डिग्री टेम्परेचर बनाया जा सकता है।
अब ये टेम्परेचर सेट हो गया, यहां पर देखने के लिए बल्ब है। अब क्या होता है, इस कक्ष में सबसे ऊपर की ओर एक सूक्ष्म छिद्र होता है। इस छिद्र की सहायता से क्या होता है, जो भी हवा होती है अर्थात ताजी हवा, शुद्ध ऑक्सीजन क्या हो, इस कमरे में आती रहे और अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो बाहर निकले। क्योंकि हम जानते हैं जब अंडा वृद्धि कर रहा है उष्मायंत्र के अंदर, तो जो चूजा होता है वो क्या करता है, शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, अर्थात ताजी हवा उस कमरे कक्ष में नहीं आएगी, तो क्या होगा, वहां श्वसन प्रक्रिया नहीं होगी और जो चूजा वृद्धि कर रहा है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब इस कक्ष में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आने जाने के लिए एक विशेष स्थान होता है। अब क्या होता है कि इसमें विभिन्न आकार की ट्रे लगी रहती है, विभिन्न आकार की ट्रे लगी रहती है। अब इस ट्रे में विभिन्न आकार की ट्रे लगी रहती है। अब इन ट्रे में क्या होता है, एक कटोरी नुमा संरचना होती है। कटोरी नुमा क्या होती है, संरचना होती है। अब ये कटोरी नुमा क्या है, संरचना लगी हुई होती है। अब इस कटोरी नुमा संरचना के ऊपर क्या होता है, अंडे को रखा जाता है और उसको क्या की जाती है, हीटिंग दी जाती है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अंडे का चौड़ा वाला हिस्सा क्या हो, हमेशा ऊपर की ओर, अर्थात अंडे का जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो क्या हो, हमेशा ऊपर की ओर। अब क्या होता है, नीचे क्या होता है, एक पानी की ट्रे रखी जाती है। नीचे क्या होता है, वाटर की एक ट्रे होती है। अर्थात कोई अंडा सपोज दैट लुढ़क गया, सपोज दैट ऊपर से उस पोर्शन से अगर वो लुढ़क जाए, अर्थात वो नीचे की ओर गिरे, तो नीचे की ओर अगर वो गिरेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर हीटर के ऊपर थोड़ा सा भी पानी अगर गिरता है तो हम जानते हैं उससे करंट आने खतरा रहता है। तो अंडा अगर लुढ़क गया तो वो क्या होगा, इस ओवन के नीचे की पोर्शन में, उष्मायंत्र के नीचे के पोर्शन में क्या होगा, फूटेगा और उसका तरल पदार्थ एक प्रकार की दुर्गंध और गंदगी को पैदा करेगा। उसका समस्या का हल निकालने के लिए क्या हो, नीचे एक वाटर की ट्रे, पानी की ट्रे रखी जाती है, जिससे क्या होगा, जैसे ही अंडा लुढ़केगा, अगर कोई अंडा किसी वजह से लुढ़क गया है तो वो सीधे क्या होगा, इस पानी की ट्रे में ही जाके गिरेगा। अब हो सकता है फूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इस ट्रे को बाहर निकाला और उस मटेरियल को गिराया, वापस धो के उस ट्रे को वापस डाल दिया। अब क्या होता है, जस्ट इसके पार्श्व में, अर्थात जितनी ये रैक है, फॉर एग्जांपल मैं 4 रैक बता रहा हूं, इनके पार्श्व में छोटे आकार के फैन लगाए जाते हैं। छोटे आकार के फैन लगाए जाते हैं। अब इस फैन का उद्देश्य क्या होता है, इस फैन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कि इनको अंडों को समय समय पर ताजी हवा मिलती रहे, अर्थात उनको किसी प्रकार की हीटिंग ज्यादा नहीं हो। क्योंकि अंडे देखिए उष्मायंत्र में हीटिंग में रह रहे हैं, अब बार बार अगर उनको हीटिंग मिलेगी तो हो सकता है अंडा बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और वो हो सकता है पक भी सकता है। तो उसको कम करने के लिए बार बार यहाँ पर पंखे लगाए जाते हैं। अब पंखा क्या करेगा, उष्मायंत्र को नॉर्मल जो अंडे जो गर्म हो रहे हैं उसकी हीटिंग को क्या करेगा, कम करेगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इस प्रक्रिया को शुरू कैसे करते हैं अब अपन वो समझते हैं। सबसे पहले जो भी अंडों को रखना होता है उससे एक दिन पहले उष्मायंत्र की सफाई की जाती है, अर्थात उसकी सफाई की जाती है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई जीवाणु नहीं हो, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं हो, उसकी क्या की जाती है, अच्छी तरह से सफाई की जाती है। सफाई करने के पश्चात वह व्यक्ति उस उष्मायंत्र को एक दिन पहले ही स्टार्ट कर देता है। अब इस स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है, ताकि समय पर टेम्परेचर बना। क्योंकि देखिए अपन कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही वो टेम्परेचर प्राप्त नहीं होता, अर्थात उस उपकरण का जो टेम्परेचर है, अभी मान लीजिए वो 10 डिग्री हो सकता है, अब जैसे स्टार्ट करोगे तो उसको कुछ देर लगेगी 37 डिग्री तक पहुंचने में। तो जो भी व्यक्ति इसका व्यापार करता है अंडों का, वो जो चूजों का व्यापार कर रहा है वो क्या करता है, उष्मायंत्र को एक दिन पहले स्टार्ट कर देता है। अब उष्मायंत्र एक दिन पहले स्टार्ट हो गया, अब एक दिन पहले स्टार्ट होते ही जैसे अगले दिन आएगा, अब उसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, सपोज दैट 37.2 डिग्री पहुंच गया। अब देखिए आवश्यकता अनुसार इस टेम्परेचर को कम और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं बटन है, जैसे आपको टेम्परेचर चाहिए। अब व्यक्ति क्या करेगा, इन ट्रेयों में देखिए ये ट्रेयों के अलग अलग उष्मायंत्र आते हैं। अब कोई 500 का आता है तो 500 अंडे रख दिया, कोई 1000 का आया तो 1000 रख दिया, कोई 200 का आया। अब जो व्यक्ति क्या करेगा, इसमें अंडों को रख देगा। अब अंडों को रखने के बाद क्या करेगा, वो सबसे पहले इसको अंडों को रखा, फैन स्टार्ट किया, अब वो इसका क्या करेगा, ढक्कन है वो इसको बंद कर देगा। अब ढक्कन बंद करते हम जानते हैं कि कांच की सहायता से क्या है, इसको देख सकते हैं कि अंदर क्या हलचल हो रही है।
अब वो क्या करेगा, प्रतिदिन क्या करेगा, अंडों को इसके अंदर रहेगा, अंडे क्या करेंगे, हीटिंग होते रहेंगे। अब देखिए हीटिंग होते हैं तो ध्यान रखना इस हीटिंग में 20 दिन का समय लगता है। कितने दिन का, 20 दिन का। अर्थात उस उष्मायंत्र में ये विशेषता ध्यान रखा जाता है कि उस अंडों को 20 दिन तक कंटिन्यू हीटिंग मिलती रहे। ऐसा नहीं है कि एक दिन किसी कारणवश लाइट चली गई या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई और हीटिंग मिलना बंद हो गया। अगर हीटिंग मिलना कुछ देर, अगर 2-3 घंटे ही बंद रहा तो वो अंडों से चूजे नहीं निकल पाएंगे और वो मर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, उस कक्ष में ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि उन अंडों को हीटिंग मिलती रहे। अब क्या होता है, निरंतर पर डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, अंडों का ध्यान रखा जाता है। अंडों का प्रतिदिन ध्यान रखा जाता है कि उनमें उनकी वृद्धि भी हो, और जो अंडे उनको वृद्धि लायक नहीं लगते हैं उन अंडों को वहां से हटा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, कुछ अंडों में क्या होता है, जैसे उष्मायन के दूसरे तीसरे दिन क्या हो जाएगी, क्रैक या दरार आ जाती है। अब जिनमें दरार आ गई है उन अंडों से क्या होगा, चूजे नहीं निकलेंगे। तो ऐसे अंडों का विशेष तौर से एक तजुर्बेकार व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो ये ध्यान रखता है कि उन अंडों से अगर सही अंडे नहीं है वो उसी समय उस अंडों को निकाल के हटा देगा। कहने का मतलब क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बीमार, क्षतिग्रस्त या जो भी क्रैक अंडे हैं उनको समय पर क्या कर दिया जाए, उनको समय पर हटा दिया जाए। अब जैसे ही 17 से 18 दिन पूर्ण होते हैं, इन अंडों को निकालकर एक दूसरे कक्ष में रखा जाता है। इन अंडों को निकालकर एक दूसरे कक्ष में रखा जाता है। अब उस कक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जैसे 20 दिन पूरे होने वाले हैं, जैसे 20वां दिन लगेगा, इस अंडों को निकालकर एक दूसरे कक्ष में रख दिया जाएगा। अब इस दूसरे कक्ष में निकलने का मेन उद्देश्य क्या है कि अब उसको हीटिंग तो मिल गई पूरी, 20 दिन पूरे हो गए, उसमें अंडे का जो पूर्ण, चूजे का जो पूर्ण विकास था वह हो गया। अब अंडे को फूटेगा, उस अंडे से फूटने से क्या होगा, उसमें से क्या होगा, चूजा निकलेगा। अगर इसी इंक्यूबेटर में, उष्मायंत्र में अगर चूजा निकलता है तो चूजा जल के मर सकता है, क्योंकि एकदम चूजा, नवजात चूजा होता है, वो 37 डिग्री का टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या, जैसे ही अंडे के फूटने की बारी आती है, उस अंडे को उस इंक्यूबेटर कक्ष से निकालकर एक सामान्य कक्ष में रखा जाता है, और अब उस अंडे से जैसे ही चूजा फूटेगा उसको सामान्य परिस्थितियों से उसको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब आता है कि उष्मायंत्र के कुछ फायदे होते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, अपन अब उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए इसका सबसे जो पहला फायदा है वह होता है तापमान। कृत्रिम उष्मायन के लाभ। ये जो तरीका था ये कैसा है, कृत्रिम है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब है कृत्रिम उष्मायन, अर्थात प्राकृतिक तो वो होता है जिसमें मुर्गी उस अंडे पर बैठ के उसको हीटिंग दे, और कृत्रिम कौन सा, उष्मायंत्र, इंक्यूबेटर, जिसमें हमने उसको क्या किया, हीटिंग किया है। अब इसके लाभ क्या हैं, कृत्रिम उष्मायन के लाभ क्या है। देखिए सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक स्थान का टेम्परेचर अलग अलग होता है। अर्थात मैं बात करूं कि एक स्थान की बात करूं तो वहां का टेम्परेचर अलग होगा, दूसरे स्थान का टेम्परेचर अलग होगा। अर्थात अगर मैं बाड़मेर जैसे प्रदेश की बात करूं तो यहाँ टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री चला जाता है, और अब अंडे को जो सहने के लिए, अर्थात अंडे को हीटिंग करने के लिए 37.2 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस की ही आवश्यकता होती है। अर्थात इस टेम्परेचर की ही आवश्यकता है। अब सपोज वहां टेम्परेचर अगर अपन ने 50 डिग्री दे दिया, 55 दे दिया, तो अंडे से क्या होगा, बच्चा नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए क्या है, इसका सबसे बेनिफिट जो लाभ होता है, पहला क्या है कि इससे क्या हो कि कृत्रिम उष्मायन से तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात जितना टेम्परेचर आवश्यकता उतने ही टेम्परेचर को बनाया जा सकता है। अब जो आगे के टॉपिक है हम वो हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।